हेलो अचीवर्स, लर्न 24 अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। और आप हम देख रहे हैं बजट 2020। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहें तो इसका पूरा पीडीएफ है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर अवेलेबल है। बजट 2020 हिंदी और इंग्लिश आप जो भी चाहते हैं उसको टाइप करके डाल दीजिएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की वेबसाइट से वो पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। देखिए, सबसे पहले जो बजट में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने लिस्ट के फॉर्म में आपको दे दिए। मैं आपको थोड़े एलोबरेट या एक्सप्लेन भी करता चलूँगा ताकि आपको पैटर्न समझ में आए। सबसे इंपॉर्टेंट पहली लाइन ये है कि हमारा ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस कौन सा है। ये 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस है। बहुत से बच्चे इसमें कन्फ्यूज होते हैं। 74th है, 76th है, हम एग्जाम में कैलकुलेट करते रहते हैं। हमें बोलते तो रहते हैं लेकिन एग्जाम में हमें याद नहीं आता। तो आप इसको ध्यान रख लीजिए, ये 75वां साल है। एक तरह से अमृतकाल शुरू हो चुका है। अमृतकाल क्या है? बेसिकली आखिरी के 25 साल नहीं, 75 से 100 वर्ष के बीच का जो पीरियड है वो अमृतकाल है। तो अमृतकाल शुरू हो चुका है, तो 75वें साल में हम आज़ादी के दौरान हैं। दूसरा, इस बजट में क्या है, इंडियन इकोनॉमी जो है उसको क्या कहा गया है? इसको कहा गया ब्राइट स्टार। एग्जाम में बोला सकता है शाइनिंग स्टार, ठीक है, शाइनिंग मून, ब्राइट मून, क्या कहा गया है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बहुत हद तक पूछा जाता है, क्योंकि जनरली हम जिनको इग्नोर करते हैं बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, एग्जाम में वही पूछ लेते हैं। तो इसको आप याद करना ना भूलिएगा। ठीक, आगे हम देखते हैं कोविड-19 के बारे में बात की गई है। उसके अंदर कोविड-19 पैंडेमिक आप सभी को पता है, एक बहुत ही एक ऐसा टाइम जिसने कभी सोचा नहीं था, खासतौर से हमारी और आपकी जनरेशन ने, जिसने भी इसको देखा है कि ऐसा वक्त दोबारा आएगा। अदरवाइज ये माना जाता था। इनफैक्ट जब मैं 9th-10th क्लास में पढ़ता था, शायद 2000 के आसपास की बात है, तब मैंने एक बार आर्टिकल भी देखा था। उसमें बकायदा एक बहुत बड़े बायोलॉजिस्ट का था कि हम जितनी भी बीमारियाँ थी उस पर लगभग जीत है वो हासिल कर चुके हैं। और अब हम जो बीमारियाँ खतरनाक थी, जैसे हज़ारों लोग एक साथ मर जाते थे या वो पलायन हो जाते थे, तो वो अब दोबारा नहीं आएगी। जैसे अगर आप पुरानी एक मूवी देखें रुदाली, तो उसमें ये है, रुदाली में क्या होता है कि मलेरिया फैल जाता है, उससे पूरे गांव के गांव में डेथ हो जाती है और लोग पलायन पलायन कर जाते हैं। फिर उसकी ज़िंदगी है कितनी करीबी जद्दोजहद के साथ लोग जीते हैं, तो उसके बारे में आप देख सकते हैं। ये अब तक जो थी मूवीज़ में ही दिखाया गया था, कभी हमने असलियत में इसको नहीं देखा था। लेकिन 2020 की शुरुआत में और 2019 की शुरुआत में क्या चाइना, वो एंडिंग में चाइना में आया। 2020 की शुरुआत में लगभग दुनिया के सभी देशों में फैल गया और इंडिया में हमने इससे एक महामारी देखी और उसका एक लॉकडाउन था, उसके अपने रिपरकशन थे। तो उसके बारे में इसमें बात की गई है। कोविड-19 जो पैंडमिक था उसमें गवर्नमेंट ने जो जो कहा, जो जो किया लोगों के लिए, उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो हुआ क्या था कि फ्री फूड गेन दिया गया था 80 करोड़ लोगों को 28 महीने के लिए। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। फ्री फूड गेन है ना, मुफ्त खाना या अन्न मिलेगा। बहुत लोग चल रहे थे, लोगों की नौकरी चली गई थी, बिजनेस बंद हो गए थे और ख़ासतौर से मजदूर वर्ग है उस पर बहुत ज़्यादा एक तरह से हिट हुआ था। फिर ये 80 करोड़ लोगों को ये मिला। तो इसमें नंबर है, गवर्नमेंट ने एक नंबर दिया है। ये नंबर पूछे जाने की संभावना पूरी होती है गवर्नमेंट के एग्जाम्स के लिए। जो गवर्नमेंट नंबर देते हैं वो इंपॉर्टेंट है, हमें आपको ज़्यादा उसमें सोचना नहीं होता है। फिर 28 महीने तक ये स्कीम चली। अब इसको बंद कर दिया गया, हाल फिलहाल में बंद किया है इसको बेसिकली दिसंबर में। और जनवरी से एक नई स्कीम की शुरुआत हुई जो बोलते हैं पीएम गरीब कल्याण योजना। ये सिर्फ 1 साल के लिए। इस पर बहुत क्रिटिसिज्म भी रहता है जनरली कि अपोजिशन कहती है कि क्या करती है कि गवर्नमेंट क्या कर रही है कि सिर्फ अपने जब तक इलेक्शन टाइम पीरियड चलता है उस वक्त के लिए इसको अनाउंस करती है, इसको परमानेंटली क्यों नहीं अनाउंस कर देती। तो ये सब चीज़ें, अब खैर हम पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं हुए कौन सही है कौन गलत है, हम बस ये मान लेते हैं कि गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो कुछ ना कुछ लोगों को मिल ही जाता है। जो ये स्कीम है इसमें फ्री फूड देन है अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स के लिए। पहले ये जो फ्री फूड की जो सीमा थी वो सबके लिए थी, जिनको राशन मिल रहा था सबके लिए था। बट अंत्योदय और अब जो फ्री फूड गिने यानी अब जो मुफ्त में अनाज मिलेगा वो सिर्फ अंत्योदय और प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को ही मिलेगा, जिसको गवर्नमेंट डिसाइड करेगी और 1 साल तक के लिए है। अंत्योदय स्कीम में क्या होता है, देखिए जो नॉर्मल राशन पीरियड होता है उसमें क्या होता है 5 किलो राशन मिलता है पर पर्सन। जैसे एक फैमिली में मान लीजिए 3 जने तो 15 किलो ही राशन मिलेगा। अंत्योदय में ऐसा नहीं है। अंत्योदय में क्या है, पर फैमिली, अब एक परिवार में भले ही 3 जने हो, 5 जने हो, 7 जने हो, 10 जने हो, 35 किलो अनाज मिलेगा। तो अंत्योदय में कितना है 35 kg। और अंत्योदय जो स्कीम है उसमें कितने लोग हैं 2.5 करोड़ लोग हैं।
ये 2005 में डिसाइड हुआ था कि इसमें कितने लोग हैं, तो 2.5 करोड़ हैं। जो राशन सिस्टम होता है उसमें क्या होता है कि पर पर्सन 5 किलो अनाज मिलता है और 5 जनों तक ही मिलता है। यानी अगर 6 जने हैं तो उसको वो राशन नहीं मिलेगा, छठे पर्सन को। अंत्योदय में ये लिमिट नहीं है लोगों की, बस इसमें फैमिली के अनुसार देते हैं, चाहे 5 हो, 6 हो, 7 हो, कितने लोग। और गवर्नमेंट ने इसका पूरा 2 लाख करोड़ का जो खर्चा था वो सारा सेंट्रल गवर्नमेंट ने वहन किया। बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारे रिसोर्सेज है मनी की, तो वही वहन कर सकती है। कभी कभी वो ज़बरदस्ती स्टेट्स पर डालती है, स्टेट्स पे इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो किसी भी स्टेट के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हैं। क्या इसको हम कभी और डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ बजट तक सीमित रहते हैं। फिर G20 की प्रेसिडेंसी हमें मिल गई है, आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। और कह सकते हैं कि काफ़ी एक रेपुटेबल सिचुएशन है। एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आया कि 2014 से लेकर अब तक जो है हमारी जो इनकम है, पर कैपिटा इनकम, यानी जितनी वर्किंग क्लास पॉपुलेशन के हिसाब से 1.97 लाख हो चुकी है। यानी हर प्रति व्यक्ति आय जो है वो 1.97 लाख है। इसको एग्जैक्टली इसी तरीके से भूलिएगा, कभी भी इसको 2 लाख मत भूलिएगा, वरना क्या होगा, आप एग्जाम में कन्फ्यूज होंगे। वहाँ पर 2 लाख भी वर्ड आ जाएगा, 1.97 भी आ जाएगा और आप कन्फ्यूज जाएंगे कि असल में क्या अमाउंट था। तो 1.97 लाख पर कैपिटा इनकम है। अब हमारी जो इकोनॉमी है वो 10 से 5th लार्जेस्ट बन चुकी है। बेसिकली PPP सिस्टम पे बनी है। इसको बोलते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको मोटा मोटी आपको समझाऊं, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाके, तो ये है कि मान लीजिए एक प्रकार की ब्रेड है वो हमारे इंडिया में मिलती है, उसी प्रकार की ब्रेड USA में मिलती है। तो USA के व्यक्ति को हो सकता है USA में उसके लिए $1 या $2 देने पड़े, तो अगर इंडियन रुपये में कन्वर्ट करेंगे तो 80 रुपये से 160 रुपये तक मिलेंगे। इंडिया में हो सकता है वही ब्रेड 20, 30, 40 रुपये की मिले। तो परचेजिंग पावर पैरिटी में इस तरीके से हम 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं अब तक। फिर है कि हम जो है अब एक फॉर्मलाइज सेक्टर बनते जा रहे हैं। फॉर्मलाइज सेक्टर का मतलब ये है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में आपको पता है। कोई वर्कर किसी कंपनी में काम करता है या किसी फैक्ट्री के आउटलेट में काम करता है, तो उसका EPFO रजिस्ट्रेशन अब होने की संभावना ज़्यादा बढ़ गई है। पहले क्या होता है, इनफॉर्मल होते थे, लोगों को सिर्फ इसके लिए काम करने के लिए रखा जाता था। अगर फॉर्मलाइज जो सेक्टर होता है उसमें क्या होता है कि वर्कर होता है किसी कंपनी का, उसको अदर बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जैसे उसको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेंगे, उसको HRA भी मिल सकता है, लीव के प्रावधान भी रहेंगे। बट इनफॉर्मल सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि ऐसे कोई प्रावधान नहीं होते। आप महीने में 30 दिन काम हो सकता है, आपको काम करना पड़े, आप जिस दिन नहीं आए उसकी तनख्वाह कट जाएगी। बट फॉर्मलाइज में क्या होगा, फिक्स है कि नहीं भाई आपको संडे की छुट्टी तो मिलेगी मिलेगी। अगर उस कंपनी की सैटरडे की भी है तो सैटरडे और संडे दोनों की छुट्टी मिलेगी, और ये बिल्कुल फॉर्मलाइज रहेगा। आपको जो वर्कर है, जैसे फीमेल वर्कर है तो उसको मैटरनिटी लीव भी मिलेगी फॉर्मलाइज सेक्टर में। इनफॉर्मल सेक्टर में ऐसा कुछ नहीं है, आप आए उस दिन पैसे हैं, भले उसके बाद अगर आप नहीं आए किसी भी कारण से तो उस दिन आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो ये सब चीज़ें, इसका मतलब फॉर्मूला सेक्टर। फॉर्मूला सेक्टर का एक दूसरा पैरामीटर इसके अंदर जो दिया है वो इकोनॉमी के डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू भी दिया है कि जो पैसे का लेन देन है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन के थ्रू बढ़ रहा है। तो 126 लाख करोड़ अब तक यूपी 2022 के दौरान, 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2022 के दौरान 126 लाख करोड़ का लेन देन जो हुआ वो UPI के थ्रू हुआ। तो ये फॉर्मूला सेक्टर की एक पहचान है। फॉर्मूला सेक्टर का मतलब ये है पैसे के लेन देन में कि गवर्नमेंट को पता है कि कौन पैसे ले रहा है, कौन दे रहा है, किसको आ रहे हैं, किसको जा रहे हैं। फिर है स्वच्छ भारत मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट, काफ़ी मतलब फ्लैगशिप स्कीम है, शुरुआत से ही चल रही है। तो इसमें अब तक 11.7 करोड़ टॉयलेट्स बन चुके हैं घरों में, हाउस होल्ड टॉयलेट्स। इस नंबर को सच याद कर लीजिएगा, इसमें और कुछ नहीं है। हाँ, इस स्कीम के बारे में आप याद कर लीजिए, कौन सी डेट को स्टार्ट हुई थी, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, अगर करना चाहें तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। बेसिकली सिविल सर्विसेज में आने की ज़्यादा संभावना रहती है, और कुछ थोड़ा कम लेवल का एग्ज़ाम है, यानी मतलब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट एग्ज़ाम नहीं है, और GK पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस नहीं है, तो वहाँ पर हो सकता है बहुत डिटेल क्वेरी ना आए। फिर है उज्ज्वला स्कीम, 9.6 करोड़ LPG गैस कनेक्शन, हाउस होल्ड गैस कनेक्शन दिया जा सकता है, महिला के नाम पे होता है उज्ज्वला में, आपको पता ही हुआ। फिर है 220 करोड़ लोगों को कोविड वैक्सीन लग चुकी है, और अब तक क्या है 102 करोड़ पर्सनस को ये कोविड वैक्सीन लग चुकी है। तो इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा कि 102 करोड़ लोगों को 220 करोड़ कोविड वैक्सीनेशन हो चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि अब तक 2 बार तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने एक तरह से मैंडेटरी बना दिया कि कोविड वैक्सीनेशन हो, थर्ड टाइम को मैंडेटरी नहीं बनाया, तो किसी ने लगाया किसी ने नहीं लगाया, तो इस कारण ये ऐसा रहा है। अगर आप बैंक वगैरह का एग्जाम दे रहे हैं तो इसको भी ध्यान रखिएगा, 47.8 करोड़ PM जनधन बैंक अकाउंट्स लग चुके हैं। गवर्नमेंट के एग्जाम में क्या होता है, गवर्नमेंट का जो डाटा है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। गवर्नमेंट के डाटा से हमें इतर कुछ भी नहीं सोचना होता,
हो सकता है न्यूज़ में कुछ भी बात चली हो गवर्नमेंट की फेवर में अगेंस्ट में, बट हम एग्ज़ाम में तभी पास होने की संभावना रहती है जब हम गवर्नमेंट की स्कीम्स पे या गवर्नमेंट पे ही भरोसा करते हैं। इंश्योरेंस कवर है 44.6 करोड़ लोगों का, पीएम सुरक्षा बीमा योजना, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, पीएम सुरक्षा योजना में बेसिकली एक्सीडेंटल कवरेज मिलता है 12 रुपये। इसमें जो है पीएम सुरक्षा में 12 रुपये का प्रीमियम है पर ईयर। तो 12 रुपये के प्रीमियम पे मतलब 12 रुपये की वो जो है आपको पैसे देने होते हैं 12 रुपये पर ईयर के हिसाब से, और उसके हिसाब से आपको सुरक्षा बीमा योजना इसमें मिल जाता है जिसमें 2 लाख तक का कवर होता है। फिर है पीएम जीवन ज्योति योजना, ये एलआईसी चलाती है बेसिकली। ये 18 से 50 की उम्र वाले लोगों के लिए होता है। बेसिकली ये जो है लाइफ कवर है। तो ये सुरक्षा बीमा योजना है वो लाइफ कवर नहीं है, एक्सीडेंटल कवरेज है। ये 18 से 70 की उम्र के लोगों के लिए। और फिर कैश ट्रांसफर है 2.2 लाख करोड़ टू 11.4 करोड़ फार्मर्स अंडर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना चल रही है, इसमें जो पैसे मिलते हैं तो वो 2.2 करोड़ रुपये 11.4 करोड़ फार्मर्स को अब तक दिए जा चुके हैं। आगे देखेंगे। फिर है अमृतकाल। अमृतकाल का जो टैगलाइन है वो है एन एम्पावर्ड एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी। इसको बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाएगा। आप मान लीजिए इस साल ये कम से कम 3 एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा 100% आएगा। किस में आता है मैं कह नहीं सकता, लेकिन 3 एग्जाम में ये देखने को मिलेगा ही मिलेगा। आर विजन फॉर अमृतकाल इंक्लूड टेक्नोलॉजी ड्रिवन एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। अमृतकाल मैंने जैसे बताया 2022 से 2047 का जो पीरियड है उसको अमृतकाल कहा गया है। तो ये 15 अगस्त 2022 से शुरू हुआ है, अभी 15 अगस्त 2047 तक चलेगा। इसमें जो हमारा विजन है वो ये है कि एक एम्पावर एंड इंक्लूसिव इकोनॉमी बनेगी और ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगी और नॉलेज बेस्ड होगी। ये बेसिकली एक टैगलाइन है। कोई भी देश जो बोलता है तो वो यही बोलता है आजकल टेक्नोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी जीवन के हर एरिया में। उस वक्त टेक्नोलॉजी पहले से सोचा जाता था, अब तो है ही। चाहे भले आप यूट्यूब देख लो, डिजिटल पेमेंट देख लो, अपॉइंटमेंट देख लो, डॉक्टर से आप कंसल्टेशन देख लो। आजकल तो सर्जरी भी, खैर रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत हो चुकी थी, बट उसको अब काफ़ी बढ़ावा इसमें मिल रहा है। अब इस इकोनॉमिक एजेंडा इसके लिए क्या है, मेरी अमृतकाल के लिए बोल तो दिया है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी कैसे अचीव होगी, इसके लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है। पहला, फैसिलिटिंग एम्पल अपॉर्चुनिटी फॉर सिटीजन स्पेशली द यूथ टू फुलफिल देयर एस्पिरेशन। जो युवा पीढ़ी है, जो वर्किंग एज पॉपुलेशन है बेसिकली, उसके लिए है कि उसको भाई ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी या उसको ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और अपॉर्चुनिटीज़ दी जाए ताकि जितने भी हैं, और ये सिर्फ सिटीजन्स के लिए। तो ये अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो यूथ जो है आगे बढ़ेगा। दूसरा, प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग इम्पेटस टू ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन, यानी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी मिले, प्राइवेट सेक्टर इंक्लूडिंग। हालांकि वादा तो 2 करोड़ तक का था, लेकिन अभी खैर जितने प्रोवाइड कराए थे वो ठीक है। तीसरा, थर्ड, स्ट्रेंथनिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और अमृतकाल के दौरान जो है 4 तरह की हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। एक है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, यानी वीमेन के एम्पावरमेंट मिले, ये सशक्तिकरण हो। तो सशक्तिकरण का मतलब ये होता है कि उनको सिर्फ पैसे कमाने का जरिए नहीं मिले, बल्कि उसका डिसीजन मेकिंग पावर्स भी वीमेन को मिले। एम्पावरमेंट में जो होता है वो बेसिकली डिसीजन मेकिंग पावर भी वीमेन के पास है, ये है। तो इसके लिए है सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन जो है वो उसने रिमार्केबल सक्सेस अचीव करी है। इसमें 81 लाख आप देख सकते हैं जो वो है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है, उनको अब तक जो है बेनिफिट इसमें मिल चुका है, जो दीनदयाल अंत्योदय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन है। फिर है पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से कि इस तरीके से इसको लिखा जाता है। ये पूछा सकता हो सकता है सिर्फ फुल फॉर्म ही पूछ लें क्या है। तो ये किसके लिए, आर्टिसंस के लिए और क्राफ्ट पर्सन के लिए, यानी बेसिकली जो लोग हैं कैसे जो हैंडीक्राफ्ट में स्पेसिफिकली लोग इन्वॉल्व होते हैं उनके लिए। और ये विश्वकर्मा भगवान है। अगर आप देखें तो इंडिया में और दुनिया में, खैर पुराने टाइम में जहाँ भी रहे, हर चीज़ के लिए एक देवता बने, चाहे पानी हो, आग हो, हवा हो, इस तरीके से, चाहे फिर वो मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल प्रोफेशन हो या कोई भी प्रोफेशन हो, वॉरियर्स हो, सबके लिए देवता है। तो ये विश्वकर्मा बेसिकली जो कामगार हैं उनके देवता माने जाते हैं।
और इस स्कीम से क्या है, जो गवर्नमेंट का एम है कि वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, विमेन और अदर वीकर सेक्शन है उनको ये फ़ायदा दे। तीसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है टूरिज़्म। टूरिज़्म में एक्चुअली गवर्नमेंट ने कुछ नहीं था, जो टूरिज़्म में रहता है टूरिज़्म प्रमोट करना चाहिए, टूरिज़्म सेफ बनाना चाहिए, ये सब चीज़ें इंक्लूड रहती है। और ज़्यादा टूरिज़्म के एरियाज बनाना चाहिए ताकि और ज़्यादा पैसा आए, तो इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। मुझे नहीं लगा एग्जाम के हिसाब से उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट लाइन थी। अगर कुछ पूछेंगे तो हो सकता है कि जो आपको इन जनरल चलता रहता है उसके बारे में, उससे रिलेटेड कुछ पूछे इन जनरल, मतलब कि टूरिज्म के मालिक कोई स्कीम आ गई हो तो वो, बट बजट में स्कीम कोई बताई नहीं थी तो इसलिए हमने इसमें इंक्लूड नहीं करी। चौथा था इसमें ग्रीन ग्रोथ। ग्रीन ग्रोथ का मतलब वही है सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइलर एनर्जी वगैरह इनको प्रमोट करना, कोल एनर्जी को कम से कम इस्तेमाल करना, क्योंकि 2030 तक हमें वैसे भी जो है अपने इकोनॉमिक और आप कह सकते हैं कार्बन फ्री तो खैर नहीं, मतलब कार्बन रिड्यूसिंग कंट्री बनना है और कार्बन पर डिपेंडेंस कम करनी है, तो ग्रीन ग्रोथ को बढ़ावा मिलना है। तो इस तरह की ये चीज़ें, तो इसके साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। आगे पार्ट में जरूर लाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा इससे एक हफ्ते के दौरान ही बजट कंप्लीट हो जाए, तो आपको जितने भी एग्ज़ाम है उसमें आपको काफ़ी मदद मिलेगी। थैंक यू।